हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकुल केसरी आप सभी के लिए दैनिक जागरण का संपादकीय 16/4/2020 लेकर आया हूं, जिसकी की गति 150 शब्द प्रति मिनट की गति होगी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे साथ घर बैठे ही लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, एसएससी, राजस्थान हाईकोर्ट, एएसआई, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, जिसका पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करवा दूंगा। हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक ये है, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम और फेसबुक का ये सारा पेज जो है, ये सारी चीज़ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर यहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं और जुड़ भी सकते हैं। और आप हमारे साथ जो अभी हमारे जो डेली स्पेशल सीरीज चला रहा हूँ वो है पार्लियामेंट रिपोर्टर की डिक्टेशन है। राजस्थान हाई कोर्ट का मैं शुरू कर रहा हूँ। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण का ऑलरेडी मैं एडिटोरियल डालता ही हूँ, आपको पता ही है। 140, 150, 100 और ऑनलाइन हिंदी स्टेनो लर्निंग क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ विद एडवांस आउटलाइन, और ये इन सभी का एडवांस आउटलाइन मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख भी सकते हैं। और ये ऑनलाइन जो लर्निंग क्लासेस है ये उन बच्चों के लिए है जो मतलब लॉकडाउन में कहीं क्लास नहीं पकड़ पा रहे या कहीं नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए देर ना करें, शुरू करते हैं 150 शब्द प्रति मिनट की गति से। रेडी, स्टार्ट। बढ़े हुए लॉकडाउन के बीच खेती किसानी और स्वरोजगार के कामों के साथ कारोबारी गतिविधियों को सशर्त अनुमति देने वाले जिन दिशा निर्देशों की प्रतीक्षा हो रही थी वे सामने आ गए। चूंकि ये दिशा निर्देश 20 अप्रैल से देश के उन इलाकों में प्रभावी होने हैं जहां कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं होगा, इसलिए राज्य सरकार और उनके स्थानीय प्रशासन को उन पर सही तरह से अमल की तैयारी का अवसर मिल गया है। इन तैयारियों को अंतिम रूप देते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जिन कार्यों के लिए अनुमति मिली है वे पूरी तौर पर दिशा निर्देशों के अनुरूप हों। बेहतर होगा कि अगले 2-3 दिनों में संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों को इससे अच्छी तरह अवगत कराया जाए कि क्या करना है और क्या नहीं। लोगों को रियायतों के साथ प्रतिबंधों के बारे में भी पूरी जानकारी दी जानी चाहिए और साथ एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाए रखने की अनिवार्य आवश्यकता के बारे में भी। यह तय है कि 20 अप्रैल से राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, क्योंकि एक ओर जहां उन्हें रुके हुए चुनिंदा कामों को संचालित करना है, वहीं इसके प्रति सचेत भी रहना है कि कोरोना वायरस का संक्रमण सिर ना उठाने पाए। एक तरह से उनके सामने दोहरी चुनौती है, लेकिन उसका सामना करने के अलावा और कोई उपाय भी नहीं। दिशा निर्देशों के पालन में आम जनता की जागरूकता और उसके सहयोग की एक बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि कोरोना के खिलाफ जंग तभी सही ढंग से लड़ी जा सकती है जब लोग इसे लेकर सजग रहें कि उन्हें क्या बिल्कुल भी नहीं करना है। चूंकि सीमित कारोबारी गतिविधियां एक सीमा तक ही अर्थव्यवस्था के थमे चक्के को गति दे पाएंगी, इसलिए केंद्र सरकार को जरूरत के मुताबिक अपने दिशा निर्देशों में हेरफेर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। निसंदेह जीवन बचाना पहली प्राथमिकता है, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि इस प्राथमिक दायित्व का सही तरह से निर्वहन तभी हो पाएगा जब आजीविका के साधनों को गति मिलेगी। चूंकि फिलहाल यही दिख रहा है कि जब तक कोरोना वायरस से उपजी महामारी कोविड-19 का टीका या फिर उसके निदान की कोई प्रभावी औषधि तैयार नहीं हो जाती, तब तक दुनिया के साथ देश को कोरोना के साए में ही जीवन बिताना पड़ सकता है। इसलिए प्रोत्साहन के ऐसे कदम उठाने की भी जरूरत पड़ेगी जिससे आजीविका के साधनों को भी बल मिले और इस खतरनाक वायरस का संक्रमण भी न फैलने पाए। यह एक कठिन काम है, लेकिन इसे करना ही होगा। इस कठिनाई को सरकारों और उनके प्रशासन के साथ आम जनता को भी समझना होगा। लॉकडाउन के कारण उत्तराखंड के गांवों में हुए रिवर्स पलायन को देखते हुए प्रदेश सरकार की सक्रियता और इस संबंध में सर्वेक्षण कराने के फैसले को सराहनीय माना जा सकता है। दरअसल पलायन का दंश झेल रहे उत्तराखंड के गांवों में बड़ी संख्या में प्रवासी लॉकडाउन होने पर अपने गांव वापस लौटे हैं। ये सभी देश के विभिन्न शहरों में रह रहे थे। पलायन आयोग के आंकड़े ही बताते हैं कि राज्य के 10 पर्वतीय जिलों में ही 52,000 से अधिक लोग गांव लौटे हैं।
इसका सबल पक्ष ये है कि पलायन के कारण खाली पड़े घरों में रौनक लौटी है। वहाँ चूल्हा भी जल रहा है तो घरों में देश में आए संकट पर इन दिनों चर्चा हो रही है। अलबत्ता दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो बदली परिस्थितियों को देखते हुए इनमें से तमाम लोग अब गांव में ही रहने की इच्छा जताने लगे हैं। इसे अच्छा संकेत माना जा सकता है। अलबत्ता सवाल ये भी है कि प्रवासियों के गांव में रहने की दशा में उनके लिए आजीविका के साधन जुटाना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। जाहिर है कि इस क्रम में कृषि को बेहद लाभकारी बनाने के साथ ही ऐसे कदम उठाने होंगे जिनमें प्रवासी अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सके। इसे देखते हुए सरकार की चिंता लाजमी है। उसके सामने प्रवासियों को थामे रखने के साथ ही उनके लिए आजीविका के साधन जुटाने की चुनौती है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने रिवर्स माइग्रेशन पर सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत प्रत्येक जिले में वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से लोगों से राय ली जाएगी कि कृषि क्षेत्र को लॉकडाउन से नुकसान की भरपाई कैसे हो। साथ ही जो प्रवासी गांवों में ही रहना चाहते हैं वे क्या क्या काम कर सकते हैं, फिर इसके आधार पर प्लानिंग की जाएगी। प्लानिंग के लिए भी टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया गया है ताकि विपरीत परिस्थितियों को अवसर के रूप में ढालकर इसका बेहतर उपयोग किया जा सके। निश्चित रूप से सरकार कि इस पहल को सराहनीय माना जाना चाहिए और इसे आकार देने को गंभीरता से कदम उठाने की दरकार है। इसके अलावा गांवों में मूलभूत सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ये तय करना होगा कि जो भी योजनाएं बने गांव के आखिरी व्यक्ति को केंद्र में रखकर बनाई जाए। स्टॉप दोस्तों, ये 150 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन है, तो आप इसे लिखिए। और बीच में मैं थोड़ा रुका क्योंकि वो कुछ ज़्यादा स्पीड हो रहा था। ठीक है, तो आप हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरे सारे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।